सोचा था औलाद जवान होगी तो कुछ मेरा भी हाथ बटा दिया करेगी। मेरी चटखती हड्डियों को कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ औलाद जवान क्या हुई थी, उल्टा मुझे ही लेने के देने पड़ गए थे। सुबह से 50 बार अपनी बड़ी बेटी को आवाज़ दे चुकी थी, लेकिन मजाल है जो उसने किचन का रुख भी किया हो। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सोचा था कि अब बच्चियां काम में हाथ बटा दिया करेंगी, वरना उनके स्कूल और कॉलेज के चक्कर में सारे काम मुझ अकेली को ही करने पड़ते हैं। मैं अभी किचन में आखिरी पतीला मांज रही थी जब मुझे किचन की खिड़की से एक काला साया सा गुजरता हुआ दिखाई दिया। मेरी नजरें भी उकाब जैसी तेज थीं। फौरन कहने लगी, अरे ओ महारानी, ये कहाँ तितली बन के उड़ती जा रही है। मैं फौरन से हाथ पूंछते हुए किचन के दरवाजे पे आई तो सामने मेरी बड़ी बेटी बुर्का पहने थी, नकाब किए घर से बाहर खिसकने वाली थी। मेरा तो इसी से दिमाग घूम चुका था। सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, चक्कर आ रहे थे, ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से मेरा ब्लड प्रेशर का मसला। मगर मजाल है जो इसको ज़रा सा भी मेरा एहसास हो जाता। आगे बढ़ के मैंने जब उसका नकाब खींचा तो मेरे तो होश उड़ चुके थे। लबों पर लाल लिपस्टिक, गालों पे लगी लाली और फिर आंखों में लगा हुआ लाइनर, काजल। उसे पूरा मेकअप भी कर रखा था। उसे देख कर मैं उसे बाजू से झंझोड़ के कहने लगी, कहाँ जा रही थी? तेरा बाप क्या दूसरी बारात लेके खड़ा है जो तू इतना तैयार हो रही है? मैं उस पर बड़े गुस्से से झंझोड़ के बोली। मेरी बेटी नीलम 18 साल की हो चुकी थी और बला के खूबसूरत थी। मैं खुद तो आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन मेरा शौहर बहुत खूबसूरत था। नीली नीली आंखों वाला, और यूं उसका ये हुस्न गोया विरासत में मेरी बड़ी बेटी नीलम को मिल चुका था। बाकी मेरी औलाद इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी नीलम थी। लेकिन जैसे जैसे नीलम ने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो मुझे फिक्र भी सताने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी शरारती, शोख मिजाज किस्म की थी। ऊपर से उसने दाखिला भी उस कॉलेज में लिया था जहाँ पे लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाइयाँ करते थे। फौरन से बाजू छुड़ा के कहने लगी, अम्मा दूर करो अपने ये गंदे हाथ, गंदे साबुन की बदबू मेरे कपड़ों में मत डालो। मैं गुस्से से कहने लगी, कहाँ जा रही हो और किसकी इजाज़त से जा रही हो? वो फौरन से नाक सुकेड़ के कहने लगी, मैं अपने बाबा से इजाज़त ले चुकी हूँ और उन्होंने मुझे 5,000 का नोट देते हुए साफ इजाज़त दी है कि मैं अपनी ये छुट्टियाँ जी भर के इंजॉय करूँ। मुझे अशफाक पे शदीद गुस्सा आया, जिसने अपनी औलाद को इतनी ढील दे रखी थी। ये इतना बंद सवर के तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कम अज़ कम मुझसे इजाज़त तो लेनी चाहिए थी। इतनी खुदसर हो गई हो तुम कि बगैर बताए छुप के घर से जा रही हो। नीलम बड़बड़ाते हुए अपना नकाब ठीक करने लगी, लेकिन मेरे दिल में तो हौल उठने लगे थे। कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कहने लगी, क्यों? कॉलेज में सारा दिन उसके साथ ही होती हो ना। आज तो पहली छुट्टी है और अभी से तुम्हें उसकी याद आने लगी। तुम घर से बाहर एक कदम नहीं निकालोगी, और ये मेकअप किस लिए कर रखा है तुमने? इतना तैयार होके जाने की क्या ज़रूरत है? मगर वो तो जिद पे आ चुकी थी कि क्या हर वक्त मुझ पर पाबंदियां लगाती रहती हो। मुझे तो शक पड़ता है जैसे तुम मेरी सगी माँ हो ही नहीं। सगी माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करती जैसे तुम करती हो। तुम हर वक्त बस मुझ पे चढ़ती रहती हो, पता नहीं किस बात का बदला लेती हो मुझसे। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिर को मेरी पहली औलाद थी, और पहली औलाद किस माँ को अजीज नहीं होती। मेरा दिल मोम पड़ गया। मैं कहने लगे, अच्छा ठीक है, जाओ साथ अपने छोटे भाई को ले जाओ। मगर वो 10 साला जिब्राइल को देख के कहने लगी, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। इस बच्चे को लेके उल्टा अपने सर पे मुसीबत ही डलवानी है। अब जाती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। ये कह के वो अपने बैग को पकड़े घर से बाहर निकल चुकी थी, और मेरा दिल धक धक करता रह गया। और फिर मैं किचन में चली गई। मेरे अच्छे बच्चे थे। बड़ी बेटी नीलम थी, उसके बाद मेरे 2 बेटे थे और फिर 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। औलाद पैदा कर करके मेरी हड्डियां चुटक चुकी थीं। कुछ मेरा शौहर भी अपने माँ बाप का इकलौता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि सास ने मुझे बड़ा लाड प्यार से रखा था, मगर मुझसे साथ ही ये फरमाइश भी कर दी कि मुझसे 2-3 बच्चे नहीं देखे जाने। मुझे अशफाक की नस्ल बढ़ते देखनी है। तुम बस ब्रेक मत लगाना। हर साल बच्चे पैदा करके देती जाना, मैं पालती रहूंगी। खैर से शुरू शुरू के दिनों में तो वो मेरी औलाद पालती रहीं। नीलम को सभी बड़े चाव से रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ससुर अल्लाह को प्यारे हो गए। अशफाक भी सुबह सुबह ऑफिस चले जाते और एक इतवार को घर होते। उन बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरे सर पे आ चुकी थी। एक नंबर के जिद्दी और ढीठ किस्म के थे। मेरी एक न सुनते और अब मेरी भी बस उतर जा रही थी। उस रोज शाम के 5 बज चुके थे जब नीलम घर वापस आई। मेरा तो दिल घबरा रहा था, मगर अशफाक के आने से ठीक आधा घंटा पहले ही वो वापस आई थी। उससे से मैं उसे एक बार फिर लताड़ने लगी। शुक्र है आ गई हो। तुमने बोला था कि तुम 2 बजे तक वापस आ जाओगी, शाम के 5 बज रहे हैं। मगर वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। चेहरे का मेकअप भी उतरा हुआ था, बाल भी बिखरे हुए थे। बुर्का उतार के एक तरफ फेंक दिया। अपना हुलिया कुछ दुरुस्त करके कहने लगी, अम्मा हो जाती है देर,
फिर वहाँ पर और भी मेरी सहेलियाँ आई हुई थीं, इसीलिए सबके साथ बातों में पता नहीं चला। हर वक्त सवाल जवाब ना शुरू कर दिया करो। मैं सोने जा रही हूँ। लो भला, ये कौन सा सोने का वक्त है? मैं गुस्से से उसे घूर के कहने लगी कि आखिर मेरे साथ किचन में कुछ मदद करवा दो। और आइंदा के बाद तुम घर से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुमने अगले घर जाना है। तुम्हें अब खाना बनाना, किचन की जिम्मेदारी उठाना भी आना चाहिए। खबरदार जो अब तुमने गायब होने की कोशिश की तो। मगर वो मुझे घूर के देखती अपने कमरे में चली आई। अगले रोज़ इतवार था, अशफाक भी घर था। साथ साथ मैं नीलम को घर के काम सिखा रही थी, लेकिन एक भी काम उससे सीधा नहीं हो रहा था। मैं उसे डांट के सब समझाने लगी तो रोते हुए वो अपने बाप के सीने से लग गई। बाबा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मामा पता नहीं मुझे गांव की गवार लड़की समझती हैं, मुझे घर के काम सिखाती हैं, जबकि आपको तो पता है ना मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अशफाक भी मुझे घूर के देखने लगा। कहने लगा, क्यों बच्ची को सख्ती लगाती रहती हो हर वक्त? पता नहीं तुम्हें क्या मसला है नीलम से। तुमने तो औलाद पैदा करके जैसे मुझ पे एहसान किया है। तुम्हें ज़रा मोहब्बत करते नहीं देखा मैंने अपनी बेटी के साथ। वो नीलम के बालों में हाथ फेरते हुए बोला तो नीलम को मजीद शय मिल चुकी थी। मैं कहने लगी, बेटी ज़ाद है, ज़्यादा ढील मत दो, तुम तो बाप हो, तुम्हें ऊंच नीच का पता होना चाहिए। कल को इसकी शादी नहीं करनी क्या? वही नीलम फूट फूट के रोते हुए कहने लगी, बाबा, अम्मा तो मुझे बस इस घर से निकालना चाहती है, या मुझे इस घर में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मुझे सिर्फ अपनी 3 बेटियों से प्यार है। मुझसे तो वो नफरत ही करती है। ऐसे तो कोई अपनी सौतन के साथ रवैया नहीं रखता जैसे मेरी माँ मेरे साथ इस घर में रवैया रखती है। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे हॉस्टल में दाखिल करा दें, वहीं पे रहूंगी मैं। जिस दिन इतवार को आपको छुट्टी हुआ करेगी, मुझे हॉस्टल से ले आया करिएगा और फिर छोड़ आना। अपनी बेटी के मुंह से अल्फाज सुन के मेरे दिल को शदीद धिचका लगा। पता नहीं औलाद को अपनी माँ क्यों इतनी बुरी लगने लगती है। अभी भी वो टांग पे टांग चढ़ाए अपने बाप के सीने लग कर बैठी थी। उसे छोटी सी बारीक लॉन की शर्ट पहन रखी थी और नीचे जीन्स पहन रखी थी। नीचे उसे स्याह रंग का जो कपड़ा पहन रखा था वो वाज़े दिखाई दे रहा था। सामने उसके छोटे भाई थे। भले ही वो बहुत मासूम थे, उनकी नज़र नहीं पड़ रही थी, या पड़ भी रही थी तो देखकर नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन कल को उन्होंने भी जवान होना था। बेटियों को और बेटों को शेर कहा जाता है और एक दूसरे का पर्दा करना मैंने तो ही उसे सिखाना था। वहीं दुपट्टा उसने लिया नहीं था। लाख बार इस लड़की को कह चुकी थी कि अब तुम छोटी नहीं रही, उम्र देखो अपनी और कद देखो, घोड़े जितनी हो गई हो, लेकिन दुपट्टा लेना तुम्हें मुनासिब नहीं लगता। कल को तुम्हारे भाई जवान हो रहे हैं, घर में इतनी तमीज़ और हया तो होनी चाहिए। बाप के सीने से लिपट के वो अब हॉस्टल की फरमाइश कर बैठी थी और मुझे पूरा यकीन था कि अशफाक उसे हॉस्टल भेजने के लिए रजामंद भी हो जाएगा। वो जैसे ही उठ के अंदर की तरफ आई तो मैं एक बार फिर उसके पीछे गई। कहने लगी कि लाख बार तुम्हें मैंने कहा है दुपट्टा किया करो, ये छोटी छोटी शर्टें पहन के मत घूमा करो। बच्ची नहीं रही अब तुम। तुम्हारी रानें साफ दिखाई देती हैं, ऊपर से ये शर्ट इतनी पतली है कि तुम्हारी पर्दे भी वाजे हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है इतने बारीक कपड़े पहन के घूमने की? उल्टा मुझ पे ही झड़ पड़ी। कहने लगी, अम्मा मसला क्या है तुम्हारा? जब मैंने शमीज़ पहनी है तो तुम मुझ पे चिल्लाती क्यों हो? कपड़ा पहना करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। कभी तुम मुझे बाहर नहीं जाने देती, कभी घर का काम करो, सब अजीब है। तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भाई हैं, उनकी नज़र पड़ती है, अच्छा नहीं होता। फलाना ढिमकाना कह के आपने मुझे ज़बरदस्ती ये शमीज़ पहनने के लिए दे दी। इतनी उलझन होती है, गर्मी में रैशेज़ होते हैं मुझे, लेकिन आपके कहने पे मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया। और अब अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन रही हूँ तो आपको इससे भी मसला है। आपका बस चले तो आप मुझे टोपी वाला बुर्का पहना के घर में बैठा दें। मुझे गुस्सा आ चुका था, क्योंकि आज जब बेटी ने ज़ुबान दराज़ी में हर हद ही पार कर दी थी। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। थप्पड़ खा के तो वो सदमे में जा चुकी थी, मगर मैं गुस्से से उसे कहने लगी, तमीज़ नहीं है तुम्हें? माँ हूँ तुम्हारी, किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा नीचे अपने स्किन कलर के मुताबिक ही शर्ट लाओ और पहनो, मगर तुमने मेरी लाई सारी शर्ट्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी पिंक, कभी रेड, कभी ब्लैक, इस कलर की शर्ट्स तुम पहन रही होती हो, और ऊपर से तुम्हारे कपड़े ऐसे रंग के होते हैं कि तुम्हारा पर्दा बिल्कुल भी नहीं रहता। तुम्हें शर्म तमीज़ नहीं है? क्यों हो गई हो तुम ऐसी? क्यों खानदान भर में हमारी नाक कटवाना चाहती हो? नीलम फूट फूट के रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुन के मेरे बाकी बच्चे और अशफाक भी आ चुके थे। अशफाक एक बार फिर मुझे बातें सुनाने लगा। कहने लगा, तुम मेरी बेटी की दुश्मन बन चुकी हो। तुम्हारे सर पर सास नंदों का पहरा नहीं था ना, तभी मेरी औलाद के साथ ऐसा करती हो। अच्छी माएँ वही होती हैं जो जवानी से बुढ़ापे तक अपनी सास और नंदों की लड़ाई झगड़े देखती आती हैं, तभी उनका दिल अपनी औलाद के लिए मोम पड़ता है। मगर शायद ससुराल में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार और इज्जत मिल गई जो अब तुम्हें रास नहीं आ रही।
पता नहीं किस बात की भड़ास तुम मेरी औलाद पे निकाल रही हो। वो रोते हुए एक बार फिर अपने बाप के सीने से लग चुकी थी और मैं अंदर तक जल के रह गई। मैं जानती थी कि नीलम के आगे मेरी किसी बात पर मेरा शौहर बिल्कुल कान नहीं धरेगा। इसकी बात नीलम ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात नहीं की। मैं भी खामोश हो चुकी थी। शायद वो मुझे अपनी माँ समझती ही नहीं थी। जानबूझ के वो ऐसे कपड़े पहनने लगी। उस रोज़ मौसम ख़राब हो चुका था, तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी थी और वो छत पे नहाने चली गई। मैं बार-बार उसे कह रही थी कि छत पे कपड़े फैलाए हैं, उतार लो, गीले हो जाएँगे। यकीन मानिए मैंने वो सारे कपड़े अकेले धोए थे। घर के कपड़े, बेडशीट, पर्दे सब कुछ अपने हाथों से अकेले धो के तार पे फैलाया था और अब जब बारिश तूफ़ानी हो गई और अभी तक छत से नीलम ना उतरी तो मैं घबरा गई। जैसे ही तेज़ तूफ़ानी बारिश में मैं खुद छत पे आई, तो सामने का मंज़र देख के मेरा दिमाग घूम गया। सामने की छतों पे जितने भी लड़के थे, वो सभी अपनी छतों पे चढ़े हुए थे। किसी ने शॉर्ट्स पहन रखी थी, तो किसी ने बनियान, तो कोई ऐसे ही बेहयाई की हदूद पार करता बगैर शर्ट के छत पे नहा रहा था। और ऐसे में वो सब हमारी छत पे मेरी बेटी को देख रहे थे। वो छत पे अपने ही ध्यान में नहा रही थी, कभी पानी में उछलने लगती। सफ़ेद रंग की उसने शॉर्ट सी शर्ट पहन रखी थी और नीचे उसने जो सामान पहन रखा था वो वाज़ेह दिखाई दे रहा था। उसे इसका उछलना, कूदना, उसके वजूद के सारे खदोखाल वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। और वो लड़के बड़ी राल टपकाती नज़रों से मेरी बच्ची को घूर रहे थे। मेरे तन मन में तो आग लग चुकी थी। मुझे गुस्से से छत पे देख के वो लड़के तो फ़ौरन साइड पे हो गए, लेकिन मैं सीधा नीलम के पास गई थी। कपड़े सारे भीग चुके थे, कोई तार पे लटक रहे थे और कोई फर्श पे गिरे गंदे हो गए थे। मैं गुस्से से चिल्ला के कहने लगी, नीलम क्या कर रही हो तुम? शर्म नाम की चीज़ है तुम्हें? आस पास छतों पे लड़के मौजूद हैं और तुम हरकतें करती फिर रही हो। वो गुस्से से कहने लगी, हाँ तो वो अपनी छत पे है ना, हमारी छत पे थोड़ी हैं। मैं अब उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना छोड़ दूँ क्या? मैं ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के नीचे लेके आई। गुस्से से कहने लगी कि तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। बेहतर है कि खुद को सुधार लो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने सही वाली माँ बन के दिखाया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं उसे गुस्से से बातें सुना रही थी, लेकिन नीलम के दिमाग पे कोई असर नहीं हो रहा था। जब से उसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, मैं उसकी ये हरकतें नोट करती ही आई थी। शुरू शुरू में वो काफ़ी मासूम सी थी। बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल किसी खूबसूरत परी जैसी लगती थीं। खानदान भर की लाडली थी। पहले तो वो मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन फिर उस स्कूल में पढ़ाई पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए अशफाक ने उसका दाखिला शहर के एक बड़े स्कूल में करवा दिया। हमारे खानदान में इससे पहले किसी लड़की ने भी को एजुकेशन में नहीं पढ़ा था, मगर उसका एडमिशन ऐसे स्कूल में हुआ जहाँ लड़के लड़कियां एक एक क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तब से ही आहिस्ता आहिस्ता नीलम की सारी मासूमियत ख़त्म होने लगी। जितनी वो खूबसूरत थी, उसकी हम उम्र लड़कों की नज़रें उसके वजूद पे मरकूज रहती थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में तैयार होकर जाने लगी थी। उसके वजूद में भी नुमायाँ खदोखाल का इज़ाफ़ा होता जा रहा था। औरत का निस्वानी हुस्न उसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाता है और मेरी बेटी कम उम्री में ही ये हुस्न हासिल कर चुकी थी। जबकि बाकी लड़कियां तो 20-22 साल की हो के भी इस हुस्न से महरूम ही रहती थीं। लेकिन मेरी बेटी 16 साल की होकर भरपूर जवान दिखाई देने लगती थी। उसकी पतली फिसल खाती कमर और फिर उसके नशेब फराज, जिन्हें देख के वाकई उसकी खूबसूरती और दिलकशी का अंदाज़ा होता था। लेकिन मैं इस बात के सख्त खिलाफ थी कि मेरी बेटी यूं लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाई करे। मगर चूंकि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए अशफाक मेरी एक न सुनते। स्कूल में पढ़ाई के बाद जब कॉलेज जाने की बारी आई, तो भी उसने ऐसे कॉलेज में ही दाखिला लिया था जहाँ वो लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाई करते थे। मेरे दिल को तो एक धचका ही लगा रहता था। बार बार नीलम को ये समझाती कि देखो नीलम, तुम लड़कों वाले स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो, मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो सरसरी से अंदाज में कह देती कि मैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाती हूँ, दोस्तियाँ करने के लिए नहीं। आप भी फिक्र न करें। लेकिन अभी वो 12वीं जमात में थी और अभी ही उसकी हरकत मुझे अजीब लगने लगी थी। उसके तो रंग ढंग ही बदल गए थे। पहुंची हील, छोटे छोटे कपड़े, बालों को खुला छोड़ना और फुल मेकअप करके तैयार रहना उसकी आदत बन गई थी। मेरी बातों से किसी भी तौर पे उसे गवारा नहीं गुजरती थी। उस रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे अशफाक घर आया तो एक बार फिर बाप से कहने लगे कि बाबा, मुझे हॉस्टल में जाके रहना है, रोज़ कॉलेज से नहीं आया जाता।
अब कॉलेज के अलावा हॉस्टल का माहौल भी अच्छा है, फिर मेरी सहेलियां भी हॉस्टल में जाके रहने लगी हैं। हम लोग एक रूम में रहेंगे, प्लीज़ मान जाइए। अशफाक भी सोच में पड़ गया क्योंकि आए रोज़ वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा था। अशफाक भी सोच में पड़ गया क्योंकि आए रोज़ सभी कुछ महंगा होता जा रहा था। ऊपर से आने जाने का किराया काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। कॉलेज की फ़ीस तो इतनी नहीं थी जितना किरायों पे पैसे लग रहे थे। इसलिए हॉस्टल की मालूमात लेने के बाद अशफाक उसे हॉस्टल भेजने के लिए रजामंद हो गया। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे रज़ा नहीं थी। अशफाक से कहने लगी, बेटी ज़ात है, थोड़ा सोचो तुम। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती रही। पता नहीं किस किस्म के बाप हो तुम। वैसे तो बाप माओ को डांट रहे होते हैं कि औलाद को, खासकर बेटी को ज़्यादा शर्म मत दो, उसे कंट्रोल में रखो, लेकिन मैं माँ हो के तुम्हें बार बार समझाती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। अशफाक मुझे समझा के कहने लगे कि तुमने दुनिया देखी कहाँ है। मैट्रिक में थी तुम जब तुम्हारी शादी हो गई, और तब से तुम मेरे घर में बस घर ही संभालती आ रही हो या बच्चों को देखती रही हो। सारा साल बच्चे पैदा कर करके तुमने अपना फिगर तो ख़राब कर ही लिया, और 7,000 बीमारियां वैसे जन्म लीं। मेरे ख्वाब तो धरे के धरे रह गए कि बीवी के साथ रोमांटिक से दिन गुजारूंगा। अब अगर बच्चों के साथ में प्यार मोहब्बत से पेश आता हूँ, उन्हें कल के दो तरीके और रहन सहन के मुताबिक रख रहा हूँ, तो तुम्हें मसला ही क्या है। अपने शौहर का ये ताना मेरे दिल पे लग चुका था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं खामोश हो गई क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अशफाक मुझे ऐसा भी कह सकता है। नीलम उस रोज़ बहुत खुश थी। उसने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और फिर हॉस्टल जाने के लिए चली गई। बार बार मेरा दिल उसको सोच के परेशान होता रहता कि कहीं हॉस्टल में कोई मसला परेशानी हो गई तो फिर। लेकिन बेटी रोज़ कॉल करती। पहले जो मेरे साथ घर में वो ठीक से बात नहीं करती थी, जब मैं कॉल करती तो मुझसे काफ़ी देर तक बात करती। मैंने अभी धीरे धीरे खुद को नॉर्मल कर लिया था कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा डर रही हूँ। जब उसके बाप को मसला नहीं तो मैं क्यों बिला वजह पाबंदियाँ लगाती रहूं। बच्चे आजकल के माहौल के मुताबिक ढल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शुरू शुरू के दिन तो काफ़ी अच्छे गुजरे। जब 2 हफ्तों बाद बेटी घर वापस आई तो अपने सारे गंदे कपड़े भी बैग में रखे लाई। उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी। कहने लगी, अम्मा मेरी तबीयत नहीं ठीक, प्लीज़ मेरे कपड़े धो देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बार बार वो अपने पेट की तरफ हाथ लगा रही थी। मैं कहने लगी, क्यों, खैरियत तो है। हिचकिचाते हुए कहने लगी, हाँ बस मखसूस दिन आए हैं ना, तो इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बेटी को यूं पहले से काफ़ी कमज़ोर और आंखों के नीचे हल्के पड़े देख के मैं भी परेशान सी हो चुकी थी। कहने लगी कि तुम्हें शौक था हॉस्टल जाके रहने का। कहाँ रोटी दो, कहाँ कभी भी ऐसी हालत ना होती। वहाँ पे तो अपने काम काज भी खुद करना पड़ते हैं। लेकिन तुम फिक्र न करो, कपड़े मैं तुम्हारे धो देती हूँ। सबसे पहले मैं उसके लिए गर्मा गर्म खाना बना के लाई थी, फिर उसे नीम गर्म दूध पीने को दिया। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई, मगर उसने अपने बैग से मुझे कपड़े निकाल के दिए ही नहीं। शायद भूल गई थी, इसलिए मैं खुद ही उसके कमरे में गई और उसका बैग उठा के बाहर गैलरी की तरफ ले आई। वहीं पे कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में धोऊंगी। अभी मैं उसके बैग से कपड़े निकाल ही रही थी कि जब कुछ ऐसा मुझे नज़र आया जिसे देखने के बाद मेरी आंखें वहीं पे टिक गईं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रद्द अमल ज़ाहिर करूं। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये है क्या, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को एक खोल के निकाला और फिर एक छोटे से बटन पे वैसे मेरा हाथ दब गया तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो चीज़ मेरे हाथ से छूट के गिर चुकी थी। जिसम मुसलसल हिल रहा था। उसे देख के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। आज तक ऐसी चीज़ के बारे में सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। मगर ये इतनी ख़राब चीज़ मेरी बेटी के बैग में क्या कर रही थी। मेरा तो एकदम से बीपी हाई हो चुका था। मैं वहीं फर्श पे गिर के बैठ गई। सर दोनों हाथों में पकड़ लिया, आंखों से आंसू निकलने लगे। ये क्या कर दिया तूने नीलम। तू ऐसा कैसे कर सकती है, तुझे ज़रा शर्म ना आई। तुमने अपनी इज्जत अपने हाथों से ख़राब कर दी। कल को तेरी शादी होनी थी, तेरा शौहर होना था, लेकिन तू अपने हाथों से अपना आप ख़राब कर चुकी है। ये सब कुछ हॉस्टल जाने का नतीजा है। तू हॉस्टल न जाती, यकीनन वहाँ की खराब लड़कियों ने तुझे भी बिगाड़ दिया। मैं सर पकड़ के रो रही थी जब मेरी रोने की आवाज़ सुन के मेरा बड़ा बेटा एहतशाम फौरन उस तरफ आया। कहने लगा, क्या हो गया मामा, रो क्यों रही हो। जैसे ही मैंने अपने बड़े बेटे को उस तरफ आते देखा तो जल्दी से उसके कपड़े फौरन उस चीज़ पे गिरा दिए। कहीं मेरी बेटी की नज़र उस पर पड़ जाती तो वो क्या सोचता। फौरन अपनी आंखों से आंसू साफ करके कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ, चक्कर आ गए थे तो यहीं पे बैठ गई। लेकिन वो बार बार मुझे खोजती नज़रों से पूछ रहा था,
پہلے تو مجھ پہ اتنا دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن جب سے سمجھدار ہوتا جا رہا تھا ایک ایک چیز نوٹ کیا کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ فوراً مجھے اٹھا کے وہاں سے لے جانے لگا، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ ہی خود اپنی ضد کے ساتھ ہاسٹل گئی تھی، اسے پتہ نہیں کہ ہاسٹل جائے گی تو وہاں جا کے اسے اپنے کام بھی خود کرنے پڑیں گے۔ ایک بار پھر اتنا زیادہ سامان گھر لے کے آ گئی ہے، آپ ماں ہیں، نوکرانی نہیں جو اس کے سارے کام کریں۔ میں احتشام کی بات بس چپ چاپ سن رہی تھی اور پھر ہاں میں ہاں ملا کے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب میرا اس سے برا حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپسی میں اسی طرف گئی کہ اس چیز کو چھپا سکوں، کہیں میرے علاوہ کسی بچے کے ہاتھ لگ جاتی یا پھر اشفاق دیکھ لیتے تو قیامت آ جاتی۔ مگر جیسے ہی میں اس طرف گئی اور کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کیا تو وہاں پہ کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آخر وہ چیز کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے پورا بیگ کھنگال مارا مگر وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ راہداری سے باہر آئی تو بچوں کی طرف دیکھنے لگی، ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے بچوں سے تو باتوں باتوں میں پوچھا بھی کہ تم لوگوں نے نیلم کے بیگ سے کچھ نکالا تو نہیں، لیکن وہ بھی نفی میں سر ہلا چکے تھے۔ میں غصے سے نیلم کے کمرے میں آئی اور سامنے وہ جاگ گئی ہوئی تھی، ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی، اس لیے اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں سیدھا واش روم میں گئی اور پھر واش روم میں لگے دراز میں جو چیز میں نے دیکھی، میرا غصے سے دماغ گھوم چکا تھا۔ نیلم وہ چیز اٹھا کے اپنے واش روم میں لے آئی تھی اور اب کچھ دیر پہلے وہ نہا کے باہر نکلی تھی۔ نیلم کہنے لگی کیا ہو گیا امی، واش روم میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ انجان بننے کی بھرپور اداکاری کر رہی تھی، لیکن واپس پلٹتے ہی میں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ شاید ہی آج سے پہلے میں نے نیلم کو اتنی زور سے مارا تھا۔ اس کی ناک سے سرخ فوارہ بہنے لگا اور وہ فرش پہ جا کے گری۔ صدمے کی کیفیت میں کہنے لگی امی کیوں مارا مجھے؟ اب میں نے کیا کیا؟ مگر میں اسے بالوں سے پکڑ کے ایک اور تھپڑ مارنے لگی۔ پھر میں نے کہا یہ کیا چیز بیگ میں چھپا رہی تھی؟ تو اسی لیے تجھے ہاسٹل جانا تھا نا، کیونکہ کمرے میں تیری بہن تیرے ساتھ سوتی ہے، تجھے اکیلے میں وقت نہیں مل پاتا۔ یہ کیا کرتوت ہے تیرے؟ بیگ سے وہ چیز میں دیکھ چکی تھی اور تو بے حیاؤں کی طرح اٹھا کے اسے کمرے میں بھی لے آئی۔ نیلم کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزرے۔ ایک پل کو تو وہ خاموش ہو گئی، پھر فوراً کہنے لگی امی آپ کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، مگر میں اسے بہت زیادہ باتیں سنا چکی تھی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر دی۔ اگر اتنی ہی تڑپ اندر جاگ رہی تھی تو مجھے بتا دیتی، شادی کروا دیتی میں تمہاری، لیکن اب تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ خراب کر دیا۔ خاندان میں اگر تمہاری شادی ہو گئی تو اس خاندان کے مزاج کیا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ پہلی رات ہی تجھے طلاق دے کے دھکے مار کے نکال دیں گے، انہیں یہی لگے گا کہ تو نہ جانے کسی کے ساتھ۔ نیلا میری باتوں سے کافی خوف زدہ ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پلیز پاپا کو کچھ مت بتانا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو میری سہیلی کا تھا جو غلطی سے میرے بیگ میں آ گیا۔ مگر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں اسے بازو سے جھنجھوڑ کے کھڑا کر کے کہنے لگی یہ جھوٹ کسی اور کے سامنے بولنا، تیری اولاد اور میں تمہاری ماں تمہاری حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، یقیناً یہ تمہارے کرتوت ہیں۔ بتاؤ مجھے اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی اماں مجھے معاف کر دو، بس ہاسٹل میں لڑکیوں کو یہ سب کرتے دیکھا تھا، پھر میرا بھی دل کرنے لگا تو میں نے یہ سب کر لیا۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا سزا دوں۔ فوراً کمرے سے باہر نکلی، اشفاق بھی آفس سے آ چکے تھے، کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر میں اپنے شوہر سے دو ٹوک انداز میں کہنے لگی جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اس نے، اب یہ ہاسٹل نہیں جائے گی۔ اشفاق حیران تھا، مجھے کہنے لگا پھر سے شروع ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بار بار تم میری اولاد کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ چند گھنٹے ہوئے اور تم پھر اس کا سر کھانے لگی ہو۔ تمہاری وجہ سے یہ ہاسٹل میں جا کے رہنا چاہتی تھی۔ مگر میں روئے جا رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اشفاق کو کیسے بتاؤں کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں روتے ہوئے اشفاق سے کہنے لگی میری بات سنو، میں ماں ہوں اور ایک ماں اپنی اولاد کو جتنا جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کے لیے ہاسٹل کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ شوہر بار بار سوال کر رہا تھا۔ میری نیلم چپ چاپ ڈری سہمی کھڑی تھی، جانتی تھی اگر اس نے اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نکال کے اپنے باپ کی ہمدردی لینے کی کوشش کی تو میں اس کے سارے راز اگل سکتی ہوں، اس لیے چپ تھی۔ میں دھیمے الفاظ میں اشفاق سے کہنے لگی کہ اس کے ہاسٹل کی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ آدھی رات کو اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک لڑکی نے لڑکا بلا لیا، آدھی رات کو وہاں پہ اچھا خاصا شور مچا، کل کو اگر اس کے کمرے میں رہنے والی لڑکی نے لڑکا بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ہماری عزت خراب ہو گئی اور پھر بچی کا ذہن بھی خراب ہوگا۔ یہ سن کے اشفاق بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے اچھا یہ بات ہے،
فوراً नीलम से कहने लगे, तुम उस हॉस्टल नहीं जाओगी, तुमने पढ़ाई करनी है तो यहीं से जाया करना। मुझे तुम्हारी गाड़ी का किराया मंजूर है, लेकिन मैं इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए और मैंने आधी रात को सबके सो जाने के बाद उससे वो चीज़ छीन के फेंक दी और साफ अल्फाज में कहा कि जितनी पढ़ाई करनी है अब आने वाले 2 महीनों में कर लो, क्योंकि इसके बाद मैंने तुम्हारी शादी करवा देनी है। रिश्ता देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए। नीलम चंद रोज़ खामोश रही। मुझे लगा शायद उसे अपनी गलती पे पशेमानी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान मेरे सर पे लाने वाली है। मैंने अपनी बाकी की दोनों बच्चियों पर ज़रा सी सख्ती करनी शुरू कर दी। नीलम को ढील दे के मैं नुकसान देख चुकी थी और अब मेरा दिमाग घूम रहा था। उस रोज़ भी नीलम अपने कमरे में ही बैठी थी। पीछे 1 हफ्ता हो चुका था उससे दोबारा कॉलेज जाने की भी जहमत न की। कहती थी बस अब पेपर देने के लिए जाऊंगी। मैंने उसे ढील दे दी थी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद मुझे अपनी बच्ची से बात करनी चाहिए। इसे दोपहर के वक्त जब बाकी बच्चे अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मैं किचन समेट के उसके कमरे की तरफ आई, लेकिन कमरे से जो आवाज़ें मुझे आई मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या हो गया है तुम्हें अरसलान? मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ मेरी माँ जैसी नहीं है, जैसे चकमे देकर मैं चली आऊँ। मेरी माँ भी एक डायन बन चुकी है, बस जब देखो मुझ पर पाबंदियाँ लगाती रहती है और ज़रा सा मोबाइल भी उसके सामने उठा लो तो आंखें दिखाती है। बड़ी मुश्किल से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मिलने का कह रहे हो। मुझे कभी भी एक रात के लिए तो दूर चंद घंटों के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने देगी। नीलम शायद किसी से फोन पे बात कर रही थी। दूसरी जाने से ना जाने क्या जवाब आया जब नीलम कहने लगी कि सच पूछो तो जब से पहली बार तुम्हारे करीब आई थी तब से ही मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, और अब हर रात यही दिल करता है कि तुम मेरे करीब हो और हम दोनों ये रात एक दूसरे के नाम कर दें। मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पाती। हर रात बिस्तर पे लेटती हूँ तो बार बार तुम याद आते रहते हो। बस तुम्हारी कमी में इस सामान से मैं पूरे करती हूँ जो मेरी माँ ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। पता नहीं ये औरत चाहती क्या है। खुद तो हर बार ये मिसालें देती है कि मैं मैट्रिक में थी तो शादी हो गई, लेकिन मेरी औलाद अगर कुछ लम्हात सुकून के गुजारना चाहे तो इनकी गैरत और दुनिया नूसी सोच जाग जाती है। ये मेरी बेटी थी जो इतना सब कुछ बोल रही थी। मेरे तो पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। मैं उसकी सारी बातें सुन रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। उसका साफ साफ मतलब था कि वो सब कुछ कर चुकी है, यानी वो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंकती आई थी। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसे तो हम लोग अभी बच्ची समझते थे। मेरा शौहर उसे गुड़िया कह के बुलाता था, बिल्कुल बच्चों की तरह से पेश आता। उम्र ही क्या थी उसकी, अभी तो 18 साल की हुई थी। फिर किस चीज़ ने उसे इस तरह बिगाड़ दिया? मामला इस नौबत तक पहुंच चुका था। मैं एक झटके से दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुई। जिस तरह के मेरे तासुरात थे नीलम को शायद अंदाज़ा हो चुका था। फ़ौरन मोबाइल कान से हटा के कहने लगी कि मामा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ नोट्स के सिलसिले में। मगर मैं फ़ोन उससे खींच के कहने लगी कि अच्छा, दोस्त है, दोस्त से ऐसी बातें करते हैं। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ नीलम। तुमने हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया है। तुम्हारा बाप तुम पे अंधा यकीन करता था, तुम्हें मुझसे नफरत थी, लेकिन अपने बाप की इज्जत और मान का ख्याल तो रख लेती। जिसने तुम पे एतबार किया था तुम ये सब कुछ करती रही हो। तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। मैं उसे कहने लगी कि मिलाओ उस लड़के को कॉल। मैं अब तुम्हें इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतनी ही आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर तो दफ़ा हो जाओ उसके साथ। मैं शाम से पहले तुम्हें रुखसत करके यहाँ से उसके साथ भेजूँगी और इसके बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएँगे। जिसके साथ गुनाह करती आई हो इज्जत भी उसकी बनी हुई है अब तुम। लेकिन नीलम चुप थी। कुछ देर तो डरी सहमी खामोशी से मेरा चेहरा देखती रही। फिर कहने लगी मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसकी ना जाने कितनी लड़कियों के साथ डेटिंग चलती रहती है। वो इतने आराम से ये बात कर रही थी। मैं शौक के अंदाज में कहने लगी कि शादी नहीं करनी थी तो फिर ये सब कुछ क्या है? वो कुछ देर चुप रही, फिर कहने लगी बस हो गया गलती से। वैसे भी मेरी जितनी सहेलियां हैं उन सब के 2-3 बॉयफ्रेंड तो लाजमी है। एक छोड़ के जाता है तो दो न्यू बना लेती हैं। आजकल लड़के लड़कियों का यही ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने भी बना लिया। इसमें गलती क्या है? आप तो पुराने ज़माने की सोच रखती हैं अम्मा, लेकिन मैं आज के ज़माने की हूँ। खैर है, मेरा जो शौहर होगा उसे भी तो जगह जगह मुंह मारा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल कोई भी इतनी सी बात पे तलाक नहीं देता। नीलम इतने नॉर्मल अंदाज में मुझे बोल रही थी और मेरा यही दिल चाह रहा था कि उसे छोड़कर मैं अपनी ही जान ले लूं। मैंने उसे बालों से पकड़ के एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ते हुए कहा, यह किस कदर हद हराम और जिद्दी हो चुकी है। आज तक मैंने ऐसा ढीठ बेहया इंसान नहीं देखा। तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारे करतूत आ चुके हैं और तुम इतने नॉर्मल अंदाज में बैठी हुई हो। मैंने उससे मोबाइल भी छीन लिया था, उसकी पढ़ाई बंद कर दी थी।
اشفاق کو میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی اشفاق اس بات پہ غصے والا انسان ہے۔ اگر اس تک بات پہنچی تو وہ اس کی جان لے لیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نیلم سے جس قدر انہوں نے محبت کی تھی، یقیناً وہ خود کے ساتھ بھی کچھ کر لیں گے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ بھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے نیلم کے اس گھر سے باہر نکلنے پہ بھی پابندی لگا دی اور کہا کہ تم پیپر دینے جاؤ گی تو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ جائے گا یا پھر تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اشفاق بھی اور میں دونوں اپنے بزنس پہ کافی مصروف تھے۔ جب بھی نیلم کا پیپر ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہی پیپر دلوانے جاتی۔ ایک بار میری طبیعت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر گرمی کی وجہ سے لو ہو چکا تھا، اس لیے میں اس روز اسے پیپر کے لیے نہیں لے جا پائی۔ میں نے احتشام سے کہا کہ بہن کے ساتھ جاؤ اور وہاں سے ذرا سا بھی مت ہلنا، بہن کو لے کے ہی گھر آنا۔ نیلم کو بھی گھور کے خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نیلم چپ چاپ گھر سے چلی گئی تھی، لیکن اس روز جو پیپر اس کا 5 بجے ختم ہونے والا تھا وہ رات کے 8 بجے ختم ہوا۔ گھبراہٹ کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جب دونوں بہن بھائی گھر پہنچے تو نیلم کا چہرہ کافی اترا ہوا تھا، وہ تھوڑی لڑکھڑا کے بھی چل رہی تھی۔ میں کہنے لگی کیا ہوا ہے، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ تو نیلم کہنے لگی کہ ہر بات پہ شک نہ کیا کرو اماں، پیپر تھا میرا، آج لیٹ ختم ہوا، آخری پیپر میں کچھ مسئلہ آ گیا تھا اس لیے سرور سے پرنٹ ہوا ہے، پوچھ لو اپنے بیٹے سے۔ پیپر دینے کے بعد سیدھا اس کے ساتھ گھر آئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ایسے ہی سو گئی۔ اس کے بعد سے تو نیلم پر میں نے سخت پابندی لگا دی، اسے گھر کے چھوٹے موٹے کام سکھانے لگی۔ آخر کو ماں تھی، غصہ بھی بہت آتا تھا۔ ساتھ ہی اپنے محلے کی ایک رشتہ کرانے والی خالہ کو میں نے نیلم کی شادی کروانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ رشتے والی خالہ کہنے لگی کہ ارے جب میں کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو تب تو تمہارے نخرے نہیں ختم ہوتے تھے کہ نہیں نہیں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے گی، بن گئی ڈاکٹر، اب تجھے شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کے علاوہ بھی میری اور بیٹیاں ہیں، ابھی سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کروں گی تو کل دوسروں کا بھی نمبر آئے گا نا۔ یہ کہہ کے میں نے بات ٹال دی، لیکن نیلم اکثر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور اب تک 3 4 رشتے والی خالہ نے دکھائے تھے۔ مجھے تو ان میں سے ایک رشتہ کافی پسند آیا، لیکن نیلم صاف انکار کر چکی تھی کہ مجھے میڈک جیسے ناک والے شخص سے شادی نہیں کرنی۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں بتاؤں گی، ابھی مجھے پڑھ کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اپنی کی بیٹی کی وجہ سے میں کافی پریشان رہنے لگی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس روز بھی جب میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری بیٹی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کمرے سے کان لگا کے سنا تو وہ رو کے کسی سے کال پہ کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کرو، میں نے خود پریگنینسی اسٹک سے چیک کیا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، اگر اس بات کی خبر میری امی کو پڑ گئی تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تمہارے علاوہ کوئی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، خدا کا واسطہ تمہیں میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ لیکن دوسری جانب سے کال کٹ چکی تھی۔ بیٹی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور میں بت بنی کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ممتا نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہو۔ وہ سارے لاڈ پیار و محبت جو میں نے اپنی اولاد کو دی تھی وہ کسی زوردار تماچے کی طرح میرے منہ پہ لگی۔ جس قدر ہو سکتا تھا میں نے اپنی اولاد پہ سختی کی تھی، مگر اس کے باوجود میری بچی آج بگڑ گئی تھی۔ آج اس نوبت کو پہنچ چکی تھی کہ غیر شادی شدہ ہو کے وہ ماں بن چکی تھی، اور جس کے بچے کی ماں بنی تھی وہ اسے دھتکار کے جا چکا تھا۔ میری بیٹی رو رہی تھی، پچھتا رہی تھی اور میں غصے سے آگ بگولا تھی۔ اگر میں مرد ہوتی تو شاید اب تک غیرت کے نام پہ کیا کچھ کر چکی ہوتی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کے اندر گئی، مجھے دیکھ کے نیلم سہم گئی۔ میرے تاثرات سے اسے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ وہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، خدا کا واسطہ آپ کو بابا کو نہ بتائیے گا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی، میں بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ میری بیٹی روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں اب یہ سوچ کے پریشان تھی کہ اب اس بچے کو ہر حال میں ختم کرنا تھا، ورنہ بہت برا ہو سکتا تھا۔ میں غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ یہیں پہ اس کا گلا دبا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ وہ رو رو کے مجھ سے صرف اور صرف اس بات کی منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کے باپ کو نہ بتاؤں۔ مجھے اگلی صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو باقی بچوں کو میں نے اسکول بھیجا، اشفاق بھی اپنے آفس چلے گئے، گھر میں اور نیلم ہی رہ گئے۔ نیلم مجھے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی، بار بار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے میکے میں یہ سنا تھا کہ محلے میں ایک دائی رہتی تھی، جب بھی کسی کا بچہ ختم کرنا ہوتا یا جو عورت اولاد نہ لینا چاہتی ہوتی تو وہ اسے دھتورے کا قہوہ بنا کے دیتی، جسے پینے کے بعد اگر بچہ ہوتا بھی تو وہ بغیر کسی نقصان کے ختم ہو جاتا۔
मुझे उस वक्त धतूरे का कहवा ही अपने हर मसले का हल लग रहा था। नीलम को अपने पास खड़ा करके मैं कहने लगी कि तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब जो मैं करूँगी तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी। इस बच्चे को मैं ख़त्म करूँगी और फिर तुम्हारी शादी करके इस घर से चलता करूँगी। अब तो कोई 2 बच्चों का बाप भी आया तो तुम्हें उसके साथ रुखसत करने में देर नहीं लगानी मैंने। तुमने हमारा सर शर्म से झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नीलम भी सख्ते की कैफियत में थी, पता नहीं अब उसे पछतावा था या नहीं। कुछ देर बाद ही धतूरे के पत्ते मैं ले आई थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितने पत्तों से मुझे कहवा बनाना है। एक अंदाज़े से ही वो पत्ते डाल के मैंने कहवा तैयार किया, जिसकी बदबू इतनी अजीब थी कि नीलम को उल्टियाँ आने लगीं। मुझसे कहने लगी, अम्मी तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं ये सब नहीं पीने वाली। मगर मैं उसे गुस्से से कहने लगी, पीना तो यही पड़ेगा। डॉक्टर के पास लेके गई तो फिर तुम्हारे बाप को भी पता चल जाएगा कि तुम कौन सा कारनामा सरअंजाम दे चुकी हो। मैंने वो कहवा बना के उसके सामने रखा था, वो अभी भी रोते हुए मुझे देख रही थी कि मैं उसे कैसे पीऊंगी। मगर फिर मेरे गुस्से से देखने पर उसने अपने नाक को बंद करके वो कहवा हल्का हल्का नीचे उतार लिया और फिर चुपचाप रोते हुए बैठ गई। मैं उससे सवाल पे सवाल कर रही थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मुझे एक एक बात बताओ। वो रोहासी होकर रोते हुए कहने लगी कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने 8वीं जमात में पोजीशन हासिल की और मोबाइल की ज़िद की। मेरे शौहर अशफाक ने उसे टच वाला मोबाइल लेके दिया और तभी आधी आधी रात तक वो मोबाइल्स पे गेम्स खेलती रहती। धीरे धीरे उसके सामने ऐसा मवाद आना शुरू हो गया जो कि उसकी उम्र में बच्चों को नहीं देखना चाहिए था। वहीं से उसके जज्बात उभरने लगे थे। वो अच्छे बुरे की तमीज़ भूल चुकी थी और फिर आज नौबत जहाँ तक पहुँच चुकी थी। काश कि मैं अपनी बच्ची पे नज़र रखती, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती, उसके मोबाइल पे खुद लॉक लगाती और जब ज़रूरत पड़ती तभी उसे देती। हम माँ बाप जब अपनी औलाद पे अंधा एतबार कर लेते हैं, वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अल्लाह ना करे कि किसी माँ पे यह वक्त आए जो मुझ पे आया था। एकदम से मेरी बच्ची के वजूद से वो सुर्ख मवाद निकलने लगा। वो तड़पने लगी। तहाँ तक तो बात ठीक थी, मुझे लगा अब सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी नाक से भी वो मवाद बहने लगा। सुर्ख मवाद उसके कपड़ों को ख़राब कर रहा था। वो तड़पने लगी थी, कहने लगी, अम्मी मेरे साथ क्या हो रहा है, आपने मुझे क्या दिया है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मेरा सांस रुक रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो तड़पती मछली की तरह तड़प रही थी और मैं उसे बाहों में भर के कहने लगी, बस कुछ देर, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर तभी घर का दरवाज़ा खुला। अशफाक घर में दाखिल हुआ। आज इत्तेफाक से वो जल्दी आ गए थे। मेरी गोद में तड़पती नीलम को देख के उनके औसान खता हो गए। कहने लगे, ये सब कुछ क्या है, तुमने इसके साथ क्या किया? उसे हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा, बताओ क्या हुआ इसे। और मैं कुछ बोल भी ना पाई। सारे रास्ते में मुझे डांटते रहे, लगता है तुम्हें जितनी अपनी बेटी से नफरत थी तुमने उसके साथ कुछ कर दिया। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने जब मेरी बेहोश बेटी का चेकअप किया तो कहने लगे कि इसके मैदे में जहरीला मवाद पाया गया है। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने कोई ऐसी चीज़ पी है जो इनके लिए नुकसानदेह थी और इनका मिसकैरेज भी हो चुका है। मेरे शौहर के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे गुस्से से कहने लगे, ये सब कुछ क्या है, और मैं रोते हुए कहने लगी कि आपकी ढील का नतीजा है। जब जब मैंने औलाद को मना किया आपने मुझे डांट के रोका। औलाद के सामने मेरी बेइज्जती करते रहे। ये उसी का अंजाम है जो आप देख रहे हैं। मैं रोते हुए अपने शौहर को सारी सच्चाई बता चुकी थी, क्योंकि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा था। हमारी बेटी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और अशफाक पहली बार इस कदर टूट चुका था कि हॉस्पिटल से बाहर कदम उठाने लगा। कहने लगा कि इससे अच्छा कि ये मर ही जाए, क्योंकि अगर जिंदा बच गई तो मैं इसे देख कर मर जाऊंगा। ये कह के अशफाक वहां से बाहर निकल गया और दूसरी जानिब डॉक्टर बाहर आई। अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, हम आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस दुआओं की ज़रूरत है। खैर 16 घंटों के बाद मेरी बच्ची को होश आ चुका था। उसके अगले रोज़ वो घर भी आ चुकी थी। मौत के मुंह से आई थी, अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। बार बार अपने बाप से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन अशफाक साफ कह चुका था कि बस इसकी शादी करो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और यूं उसकी तबीयत संभली तो हमने एक अच्छा रिश्ता देख के उसकी शादी करवा दी। शादी से पहले यही बताया कि लड़की पहले से 1 माह निकाह में रह चुकी है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। आज मेरी बेटी मेरे हर गुनाह को छोड़ के अपने शौहर के साथ खुश है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मेरा शौहर, जिसे अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, अपनी बड़ी बेटी पे जान छिड़कता था, अब उसका चेहरा भी नहीं देखता। माँ बाप तो औलाद के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, मगर ये औलाद ना जाने क्यों कुछ गलत करने से पहले अपने माँ बाप का मान नहीं रख पाती।